वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। प्रत्येक साल की तरह इस वर्ष भी कृष्णा फिजिक्स क्लासेस के बैनर तले पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर, आईटीआई, ईटीसी जो कि बिहार में प्रवेश परीक्षा होती है, उसके लिए ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया है। यदि आप लोग ऑफलाइन बैच में यदि जुड़ना चाहते हैं तो मेरा प्यारा सा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पर कॉल करके आप पूरे डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं महा मैराथन क्लास। आपका जो ये महा मैराथन क्लास होगा, ये 5वां महा मैराथन क्लास होगा, जो कि न्यूटन का गति नियम, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक ही क्लास में ये पूरे टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। और आज हम लोग थ्योरी का क्लास देख रहे हैं, और फिर यदि मौका मिलता है तो एक मैराथन आपका जो है न्यूमेरिकल वाला, इस पे हम लोग करा देंगे। तो हम मेरे साथ आप लोग जैसे जैसे आप पढ़ते जाइएगा इस चीज़ को, मैराथन को, आप वीडियो को स्टॉप करके आप अच्छे से नोट्स तैयार करते जाइएगा, या आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप कॉल करके आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं महा मैराथन। और जो भी अभी जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से आप लास्ट तक क्लास कीजिएगा, और पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमें भी थोड़ा सा आगे बढ़ाने का कोशिश करें, और साथ में पूरा मैराथन करके आप भी आगे बढ़ने का आप भी कोशिश करें। दोनों हम लोग, आप भी आगे बढ़े और हमें भी आप आगे बढ़ाने का कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं महा मैराथन। और पहला हम लोग न्यूटन का गति नियम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये 5वां मैराथन है, 4 मैराथन हो चुका है, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाइए, आपको महा मैराथन क्लास करके प्लेलिस्ट में बना हुआ है फिजिक्स का, आप वहां जा कर के पूरे मैराथन को अच्छे से देख सकते हैं, प्रत्येक चैप्टर को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं महा मैराथन में न्यूटन का गति नियम। तो आइए पहले न्यूटन का गति नियम को पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक चीज है उसको जानना है। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, और न्यूटन साहब गति से संबंधित कुछ नियम दिए हैं, जिसे हम लोग न्यूटन का गति नियम कहते हैं। न्यूटन के गति नियम 3 प्रकार के होते हैं, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम। हम द्वितीय गति नियम को पहला गति नियम नहीं कहेंगे, पहला को आप तीसरा नहीं कहेंगे। फर्स्ट लॉ इज ऑलवेज फर्स्ट, सेकेंड लॉ इज ऑलवेज सेकेंड, थर्ड लॉ इज ऑलवेज थर्ड। यानी प्रथम गति नियम हमेशा प्रथम गति नियम के लिए लागू होगा, द्वितीय गति नियम हमेशा द्वितीय गति नियम के लिए लागू होगा, और तृतीय गति नियम हमेशा तृतीय गति नियम के लिए लागू होगा। हम उल्टा फेर इसमें नहीं कर सकते हैं। पहले प्रथम गति नियम को समझने से पहले आपको जड़त्व को समझना पड़ेगा, क्योंकि जड़त्व से ही प्रथम गति नियम मिलता जुलता है। ये कई बार पूछा गया है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये जड़त्व से प्राप्त होता है। अब जड़त्व होता क्या है? जड़त्व जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना पसंद करती है, वह जड़त्व का गुण कहलाता है। यदि वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा, वस्तु यदि गतिशील है तो गति में ही रहना चाहेगा। तो वस्तु के इस तरह के जो गुण होते हैं, इस गुण को हम लोग जड़त्व का गुण कहते हैं, और यही जड़त्व के गुण को न्यूटन का प्रथम गति नियम कहते हैं। तो आइए जड़त्व को देखिए क्या कहता है। जड़त्व को इंग्लिश में कहते होंगे इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है, पहले इस चीज को समझिए। यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपने
अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, और यदि गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। अब यही बताए, मतलब यह अवस्था को परिवर्तन नहीं करना चाहता है, अपना अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। इस गुण को, पदार्थ के इस गुण को हम लोग जड़त्व कहते हैं, और ये जड़त्व का जो गुण है ये न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एक तो गति का जड़त्व, दूसरा विराम का जड़त्व, यानी इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब देखिए, जब वस्तु में गति होती है तो उसे हम लोग गति का जड़त्व कहते हैं। यदि वस्तु गतिशील होगा तो इस जड़त्व को हम लोग गति का जड़त्व कहेंगे। जब वस्तु अस्थिर अवस्था में होती है उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। जब वस्तु अस्थिर अवस्था में होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अस्थिर का जड़त्व कहेंगे। यानी जड़त्व दो प्रकार के, एक गति जड़त्व, एक विराम जड़त्व। गति जड़त्व गति अवस्था में प्राप्त होगा, विराम जड़त्व विराम अवस्था में प्राप्त होगा। गति का जड़त्व विराम से अधिक होता है, यानी गति का जड़त्व, ध्यान रखिएगा, गति का जड़त्व विराम से क्या होगा, अधिक होता है। ये लाइन को याद रखिएगा। जड़त्व का जो फॉर्मूला होता है mr² होता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है और वह सर्कुलर पथ पर चल रहा है और एक्सिस है, यहाँ से कुछ ना कुछ दूरी होगा। मान लीजिए ये दूरी r है और इस वस्तु का मास m है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो होता है m × r² होता है। याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। क्लियर हो गया होगा फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका डिटेल आगे हम पढ़ाएंगे। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। अभी जस्ट देखिए, ये द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जड़त्व को मापने की एक इकाई है। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा, क्योंकि mi बराबर m × r²। तो जितना ये I जो होगा m का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि मास बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा। याद रखिएगा ये चीज। उसके बाद न्यूटन ने अपने गति के नियमों को अपनी किताब, याद रखिएगा, प्रिंसिपिया में लिखा है। किस किताब में लिखा है, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में लिखा हुआ है। ये जानने के लिए है, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रथम गति नियम, अब जरा ध्यान देना है। न्यूटन के गति का नियम का जो प्रकाशन है वह 1687 ईस्वी में हुआ। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, पूछा नहीं जाता है। अब यहां से हम लोग देखेंगे न्यूटन के गति नियम को। न्यूटन के गति का पहला नियम, इसे ही हम कहते हैं जड़त्व का नियम, इसे ही कहते हैं हम लोग गैलीलियो का नियम भी। अभी बताए न्यूटन जड़त्व क्या होता है, वह पहला नियम से मिलता जुलता है उसका नियम। इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, और गति में है तो गति में, वह गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है जरा समझिए। अब बोलिए, 10 न्यूटन से कोई बॉडी को इधर खींचा, 10 न्यूटन से कोई बॉडी को इधर खींचा, बॉडी किधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों साइड का फोर्स इक्वल है, तो टोटल फोर्स यहाँ पे 0 हो गया। लेकिन 10 न्यूटन यहां लग रहा है, 10 न्यूटन पहले इधर लग रहा था, अब इसको कर दिए 12, तो 10 इधर 12, तो 10 तो बैलेंस कर दिया, लेकिन एक्सटर्नल उधर कितना गया, तो 12 में से 10 को घटा दिए तो 2 न्यूटन
एक्सटर्नल फोर्स लगा, तो इसका मतलब है कि बॉडी इस साइड मूव करेगा। और तब जब कब किया, 10-10 था तो किधरों मूव नहीं किया, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन का लगाए तो बॉडी आगे की ओर मूव करने लगा। ये होता है एक्सटर्नल फोर्स। तो जरा समझिएगा, ये एक्सटर्नल फोर्स की बात थी। अब जैसे इसका हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल क्या होगा, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री का आगे की ओर झुक जाना। अब देखिए, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री का आगे की ओर झुक जाना, इसका न्यूटन का प्रथम गति नियम है। इसको जरा समझिएगा। अब चल रही कोई बस है तो बस गति में है, उसके साथ हम भी गति में हैं, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो वस्तु क्या होता है, गाड़ी जो है वह विराम में आना चाहता है और तेजी से विराम में आ जाता है, लेकिन बॉडी गतिशील होता है तो थोड़ा सा आगे की ओर क्या हो जाता है, वो झुक जाता है। यह मुख्य कारण है। तो अब देखिए, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने से यात्री का पीछे की ओर झुक जाना, यह भी न्यूटन के प्रथम गति से मिलता है। दरी के छड़ी से पीटने पर धूल कणों का गिरना, पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तियों का गिरना, एक गिलास के ऊपर पेपर रखा है और उसके ऊपर सिक्का रख दिया जाए तो पेपर को खींचने के बाद सिक्का ग्लास में गिर जाता है, वहां भी न्यूटन का प्रथम गति नियम लागू होता है। कांच में पत्थर मारने से फूट जाना तथा गोली मारने से छेद हो जाना, यह भी न्यूटन का प्रथम गति नियम है। अब देखिए, जैसे हम लोग पत्थर मारते हैं किसी भी कांच पर तो उसको बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है पूरे पर आघात होने में, लेकिन जब गोली से मारते हैं तो तीव्र गति होने की वजह से जिस पोर्शन पे पड़ता है उसको आगे लेकर के क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का न्यूटन के ये प्रथम गति नियम का ये सभी उदाहरण है। एक बहुत ही प्यारा सा अच्छा लाइन है, इस लाइन को आप याद रखिएगा। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है, इसको VVI पॉइंट कर लेना कि न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से याद रखिएगा बल की परिभाषा मिलती है। यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं न्यूटन का द्वितीय गति नियम। तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या होता है, इस चीज को समझिए। न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के समान अनुपाती होते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को समझना है तो इसको नोट कर लीजिएगा, यहां पे हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं, जरा समझिए। ध्यान से समझिएगा। संवेग में परिवर्तन F बराबर dp/dt। यदि संवेग में परिवर्तन की दर के समान अनुपातिक बोलेंगे तो यहां पे एक चिन्ह यूज करना पड़ेगा, समान अनुपातिक। आपको पता होना चाहिए P बराबर होता है m × v। तो यहां पे इसका जो संवेग होगा इस वस्तु के लिए, इसके लिए mu संवेग होगा और इसके लिए संवेग क्या होगा, mv होगा। यहां समझिए, इसके लिए संवेग मास इंटू वेलोसिटी, इसके लिए भी मास इंटू वेलोसिटी। और u से v तक वेलोसिटी प्राप्त करने में कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा, वह समय मान लीजिए t है। तो जब भी परिवर्तन निकालते हैं तो हम अंतिम में से प्रारंभिक को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इसी तरह से F समान अनुपाती संवेग में परिवर्तन, तो अंतिम वेग संवेग क्या होगा, इसको P लिखेंगे, इसको भी P लिख दीजिए। मान लीजिए ये P1 है, इसका P2 है, तो इसका यदि परिवर्तन निकालिएगा तो P2 - P1 भी कर सकते हैं। तो यहां पे ऐसे डायरेक्ट हम लिखते हैं, अच्छा लिख देते P2 - P1 और समय में परिवर्तन मान लीजिए T हुआ।
तो F समानुपाती P2 को आप लिखिएगा mv माइनस और P1 को लिखिएगा mu बटे टाइम t। तो F समान अनुपाती, दोनों में m कॉमन ले लीजिए, v माइनस u बटे t। अब देखिए, याद कीजिए आप पढ़े होंगे एक्सेलेरेशन, तो a बराबर आप पढ़े होंगे v माइनस यू बटे टी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे f समान अनुपाती m और v माइनस यू बाई टी को a लिख सकते हैं। f बराबर का चिन्ह देंगे कांस्टेंट के m a और ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट 1 रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगा, तो f बराबर फाइनली ma होगा। यानी न्यूटन के द्वितीय गति नियम से आपको फॉर्मूला मिला F बराबर ma, और यही यहाँ पे हम लोग निकाले हैं F बराबर ma। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आप एक दो बार देख लीजिएगा तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम बल की कुछ बात करें तो बल जो इसको हम लोग F से डिनोट करते हैं, बल का SI मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। बल का CGS मात्रक जिसको डाइन होता है, जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होते हैं। कुछ बल की बातें हैं, उस चीज को आप ध्यान से समझिएगा, हम एक बार पढ़ देते हैं, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए कि बल एक सदिश राशि होता है, क्योंकि इसकी कोई निश्चित दिशा होती है, इसलिए यह सदिश राशि होता है। और बल लगने के लिए दो वस्तु का होना जरूरी है, और बल भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ते जाएंगे, हर तरह का बल देखने के लिए मिलेगा, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल, विद्युतीय बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, वंडरवाल फोर्स, बहुत सारे फोर्स होते हैं। लेकिन कोई भी फोर्स जब तक कि दो बॉडी नहीं होगा तब तक नहीं लगेगा। फोर्स लगने के लिए दो वस्तु का होना अनिवार्य है। आगे देखिए, बल सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन से के समान होना चाहिए, कम से कम उसके बराबर होना चाहिए वेट फोर्स के। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देता है। और अगला पॉइंट, किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन होना दृढ़ता कहलाती है। जब तक बल नहीं लगेगा, गति एक समान ही रहेगी। अगर कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में कोई दृढ़ मतलब कठोर रहेगा, तो कोई आकार में परिवर्तन नहीं होगा। जब बल विपरीत दिशा में लगता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो दिशा के बीच का कोण जो होगा 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री, तथा बल समान दिशा में 0 डिग्री होता है, याद रखिएगा। बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता है। किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के क्या होते हैं, व्युत्क्रमपाती होते हैं, यानी F व्युत्क्रमपाती हो जाएगा मास का। इस तरह से ये भी कभी कभी पूछ देता है रिलेशन, याद रखिएगा। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास हो जाता है। मास को बढ़ाइएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब न्यूटन के गति नियम का कुछ उदाहरण आपको याद रखना है। देखिएगा, चोट लगने से बचने का जो उपाय होता है, चोट को कम करने के लिए एक ट्रिक है छोटा सा, याद रखिएगा। चोट को कम करना है तो वहाँ पे लगभग हर जगह न्यूटन के द्वितीय गति नियम मिलता है। जैसे टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से चोट अधिक लगता है। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगती है। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़ों से अधिक चोट किया जाता है। कराटे खिलाड़ी
ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है। ये सभी जो है कुछ उदाहरण है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम का। यह पहले के समय पूछा जाता था, लेकिन अब आपको यह लाइन पूछा जाएगा कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। पहला परिभाषा मिलता है, दूसरा से सूत्र प्राप्त होता है, अभी इतना याद रखिएगा, और तीसरा से उसकी प्रकृति पता चलता है। तो अब हम लोग न्यूटन का तृतीय गति नियम देखेंगे। तृतीय गति नियम, प्रत्येक क्रिया उसके बराबर प्रतिक्रिया के बराबर होते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिक्रिया बल लगता है। यदि आप जमीन पे चलते हैं तो एक्शन फोर्स आप पीछे की ओर लगाते हैं, उसका रिएक्शन होता है आप आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यह न्यूटन के गति नियम का, तृतीय गति नियम का उदाहरण है। जैसे तृतीय गति नियम क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जितना क्रिया होगा उसी के इक्वल प्रतिक्रिया बल लगता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कुछ उसके उदाहरण पे ध्यान दीजिएगा। तृतीय गति नियम से हम दो बातों को पुष्टि कर सकते हैं। क्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। बल हमेशा जोड़ों में होता है, यानी बल लगाने के लिए दो वस्तु का होना अनिवार्य है। यह कभी अकेले नहीं होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगाने वाला बल है। एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी के टूट जाने के कारण और चोट लग जाती है। बंदूक से गोली चलाने पे बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट का लगना, जैसे हम लोग फायर करते हैं तो गोली तो आगे मूव कर जाता है, लेकिन बंदूक जो है पीछे की ओर मूव करता है। थोड़ा सा उस सबको देखिए तो कौन जमीन, अगला देखिए, जमीन पर चलते समय जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट लगना, पानी में तैरते समय पानी पर चोट लगना, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रॉकेट का उड़ना, यानी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है। अब ध्यान दीजिएगा, न्यूटन के तृतीय नियम से बल की प्रकृति एवं दिशा का पता लगता है। ध्यान रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। प्रथम नियम से बल की परिभाषा, द्वितीय नियम से बल का फॉर्मूला, तीसरे गति नियम से बल की प्रकृति और उसका दिशा पता लगता है। अब देखिए कुछ ट्रिक है याद रखने के लिए। गति या विराम का यदि विरोध हो तो वहां पे प्रथम नियम काम करेगा। चोट कम या अधिक लगना द्वितीय गति नियम लगेगा, और चोट लगना ये आपका तृतीय गति, यानी प्रत्येक क्रिया अपोजिट प्रतिक्रिया यदि लगे तो ये तृतीय गति नियम का रखिएगा। अब बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स के प्रकार क्या होते हैं? संतुलित बल और असंतुलित बल। तो संतुलित बल क्या होते हैं? वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है तथा इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाती है, तो वह कहलाता है संतुलित बल, बैलेंस फोर्स। असंतुलित बल क्या होगा? असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत होता है और वस्तु को गति प्रदान करता है, उसको हम लोग कहेंगे असंतुलित बल। अब ध्यान दीजिएगा, कोई पिंड सतत चाल से चलेगी, इसका अर्थ होता है कि कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, उस पर अधिक बल कार्य एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसमें परिवर्तन आ जाएगा। असंतुलित बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल तथा गोली की गति को एक रूप से बनाए रखने के लिए संतुलित बल की आवश्यकता होती है। यह ध्यान में रखना है। एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन है अच्छा सा न्यूटन के तृतीय गति नियम पर। एक घोड़ा टांगे को खींच रहा है तो घोड़ा आगे बढ़ता है, किसके कारण? तो किसके कारण बढ़ेगा? पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण, यानी इसका सही ऑप्शन डी नंबर होगा।
अब हम लोग देखने वाले हैं घर्षण, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी ले। चलिए अब हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन, घर्षण क्या होता है। घर्षण जिससे हम लोग मान लीजिए एक बॉडी ये हुआ, एक ये, दोनों को जब रगड़ते हैं तो इसके कणों के बीच टक्कर होता है, कोलिजन होता है कणों के बीच, और जिसकी वजह से घर्षण उत्पन्न होता है। और घर्षण जब भी उत्पन्न होगा वह गति के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। जरा देखिएगा, घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। यदि आप वस्तु को इधर खींचोगे तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट काम करेगा। अब देखिए, घर्षण बल को क्षयकारी यानी छिन्न बल कहते हैं। इसे स्नेहक, स्नेहक मतलब होता है ग्रीसिंग, की सहायता से कम किया जाता है। स्नेहक के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, तेल का, मोबिल का, ग्रीस का, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, स्नेहक ठोस भी हो सकता है, द्रव और अर्ध ठोस। ठोस के लिए हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं, द्रव के लिए तेल मोबिल का यूज करते हैं, और अर्ध ठोस के लिए हम लोग ग्रीस का यूज करते हैं। ग्रेफाइट आप जब पेंसिल को छीलते हैं तो देखिएगा काला टाइप का होगा, ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वह घर्षण के कारण रुक जाती है। दो सतहों की अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। घर्षण बल घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। यह अनियमित रहने पर घर्षण बल लगता है। घर्षण के प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार के घर्षण होते हैं। एक होता है स्थितिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिज घर्षण और लौटनिक घर्षण। तो स्थितिक घर्षण क्या होता है, नॉर्मल फ्रिक्शन की बात करें, वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब तक कार्य करता है जब वह वस्तु क्या हो, अस्थिर अवस्था में हो। ये जैसे मान लीजिए टेबल है, यहाँ वेट फोर्स क्या, यहाँ नॉर्मल, ये दोनों जब सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, तो वह स्थिति में कोई स्थितिक घर्षण काम करता है, यानी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता है। उसके बाद सीमांत घर्षण क्या होता है, वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु सरकने को होती है। यानी जब वस्तु सरकने यानी फिसलने चलने को होती है, तब इस कंडीशन में सीमांत घर्षण लगता है। गतिज और स्पर्शीय घर्षण क्या होगा, जब किसी वस्तु को ऊपर से हम लोग छोड़ देंगे तो स्वतः इंक्लाइन पर फ्रिक्शन की वजह से स्लाइड कर जाता है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल फोर्स, इधर के mg नीचे लगागा, कंपोनेंट तोड़ते हैं, और इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा। तो इसको ms को जो बैलेंस करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लगेगा इसके कंपोनेंट से us sin थीटा लगेगा, ये लगेगा इधर। और इसका डिटेल हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं सारी चीज़ को, अभी तो थोड़ा सा इंट्रो कराते हुए हम आपको जा रहे हैं। यह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु किसी इंक्लाइन तल पर फिसल रही है। इंक्लाइन मतलब होता है तिरछा सतह पे फिसलना। अब देखिए लौटनिक रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग करना। रोलिंग क्या होता है, वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु लुढ़क रहा हो, यानी रोलिंग करते हुए जा रहा हो। अस्थितिक घर्षण,
गतिज और स्पर्शीय घर्षण और लॉटरिंग घर्षण, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन काम करता है स्थैतिक घर्षण, उसके बाद गतिज पर और लॉटरिंग में सबसे कम फ्रिक्शन लगता है। बॉल वायरिंग गतिज घर्षण को लॉटरिंग घर्षण में बदल देता है, याद रखिएगा। रोलर को खींचने के लिए अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लॉटरिंग घर्षण का मान कम होता है, ये ध्यान में रखना है। घर्षण फ्रिक्शन सकारात्मक भी होता है और उसका नकारात्मक भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। वैसा घर्षण जिसमें हमें लाभ हो वह पॉजिटिव हो जाएगा, वैसा घर्षण जिसमें हमें हानि हो वह आपका निगेटिव भी हो जाएगा। अब कुछ घर्षण के लाभ और हानि भी होते हैं। देखिए, घर्षण कम करने के लिए हम लोग बर्फ पर फिसल जाते हैं और घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी में नहीं चल पाते हैं। घर्षण अधिक होने के कारण मशीनों के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं। घर्षण की कमी होने पर मशीन चल नहीं पाती है। घर्षण के कारण ही हम रोड पर चल पाते हैं और तरलों द्वारा लगाया गया घर्षण बल क्या करता है, कर्षण भी कहलाते हैं, तरलों यानी लिक्विड के द्वारा। अब घर्षण गुणांक कोफिशिएंट क्या है जरा समझिएगा। घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होते हैं, अर्थात घर्षण बल F समानुपाती अभिलंब प्रतिक्रिया बल। जैसे ध्यान दीजिएगा, यदि वस्तु में गति इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगेगा, R नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा, mg नीचे लगा, तो यहाँ पे F समानुपाती R हो जाता है। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक म्यू कांस्टेंट आता है और इस म्यू को कहेंगे घर्षण गुणांक। म्यू बराबर लिखना चाहेंगे तो F/R, F जो होगा क्या होगा, घर्षण बल, और R क्या होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। म्यू जो होता है घर्षण गुणांक होता है। कुछ पॉइंट याद रखिएगा। घर्षण गुणांक मात्रकहीन और विमाहीन है। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है, याद रखिएगा। और घर्षण बल के अधीन किया गया जो कार्य होता है वह ऋणात्मक होता है। ये हम लोग घर्षण से संबंधित कुछ पॉइंट्स को देखें, ये बहुत कम। अभी जो हम पढ़ाए आपको न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन के बारे में, ये समझिए 30%। अभी 70% इसमें और भी चीज़ों को जानना है। यदि आप अच्छे से इस चैप्टर को फुल डिटेल के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आप पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इस मैराथन में, फिर हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया है। एड्रेस है यूनिवर्सिटी रोड, सराय काली मंदिर के सामने, भागलपुर। और आप विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।